Hello everyone. Hello. Welcome to the class. Welcome to the class everyone. कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? So friends, हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट, यूजीसी नेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स सोशियोलॉजी के, ये पिछले कुछ ईयर्स में आए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और अगर आप एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हेल्प कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आने वाले समय में इस चैनल पे हम और एमसीक्यू अपलोड करेंगे और लेक्चर्स लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सोशियोलॉजी से रिलेटेड। सो कुल मिला के 1000 क्वेश्चन सीरीज ये हमारी चलेंगी, जिसमें से आज कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगी और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस पीवाईक्यू सीरीज का। ठीक है फ्रेंड्स, सो जो यूजीसी नेट 2026 जून एग्जाम है उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे तैयारी कराने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे डिस्कस कराने वाली हूँ इस चैनल के माध्यम से। सो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपना 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टारगेट जो है वो पूरा करें और साथ में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखें। ठीक है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड। और आने वाले समय में हम और भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, तो वो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री। क्या पूछा है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, जो आधुनिक औद्योगिक समाज है, उसमें स्टेटस ऑफ वुमेन पूछा है। इंडस्ट्रीज में महिलाओं का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, हैज कंसिडरेबल गोन डाउन, काफी हद तक घटा है। हैज ग्रेजुअली राइजन, धीरे धीरे बढ़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी, हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अपरिवर्तित रही है। उसके बाद हैज नॉट बीन डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमको वुमेन की पोजीशन के बारे में बताना है। ठीक है, वुमेन की हमको पोजीशन के बारे में बताना है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में इंडस्ट्री में वुमेन की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर होगा कि जो महिलाओं की स्थिति है इंडस्ट्री में वो धीरे धीरे बढ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे बढ़ी है। उसके पीछे का क्या कारण है फ्रेंड्स? जो पोजीशन है वुमेन की वो एजुकेशन की वजह से बढ़ी है, क्योंकि आज हम सोसाइटी में देखते हैं कि एजुकेशन में जो हो रहा है डेवलप, महिलाओं तक भी एजुकेशन पहुंच पा रहा है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से के थ्रू भी जो वुमेन की पोजीशन है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हुई है। और लेबर रिफॉर्म, जो लेबर में हम रिफॉर्म देखते हैं उसमें भी ओवरऑल स्टेटस जो अगर हम देखते हैं वुमेन्स का, तो वो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो बढ़ रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हु इज ऑफ व्यू दैट इंसेंट टेबू इनेबल रिलेशनशिप विथ वाइडर सोसाइटी। मतलब किसने कहा है कि जो इंसेंट टेबू है ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से तो हमारी जो वाइडर सोसाइटी है उसके साथ रिलेशनशिप बनती है। ठीक है, एक सोसाइटी है, सोसाइटी में रिलेशनशिप कैसे बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? इंसेंट टैबू की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है कैथलीन गॉफ एंड ऑप्शन डी है वेस्टरमार्क। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो है इंसेंट टैबू। ठीक है, इंसेस्ट टैबू। ठीक है,
और क्या है कीवर्ड यहाँ पे, रिलेशनशिप विथ सोसाइटी। ओके, वेट, ओके फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। इसका आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस। सो लेवी स्ट्रॉस का मानना है कि जो इंसेंट टेबू है ना, इंसेंट टेबू की वजह से सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप जो है वो बढ़ती है, ठीक है। उन्होंने जो इंसेंट टेबू है उसमें क्या होता है कि फैमिली ग्रुप वन जो रहती है ना, वो ग्रुप टू की फैमिली से अपना रिलेशनशिप बढ़ाती है, उससे सोशल बॉन्ड जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इंसेंट टेबू क्या होता है फ्रेंड्स, इंसेंट टेबू अ, अ, एक ऐसी जो ट्रेडिशन बाउंडेज है, जिसमें क्या होता है कि एक्सोगेमी को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब जो फैमिली है वो अपने ही ग्रुप में मैरिज नहीं कर सकती है, उसे अपने ग्रुप के आउटसाइड में मैरिज करना रहता है, ठीक है। तो इंसेस्ट टेबू से क्या होता है कि जो सोशल रिलेशनशिप है वो बढ़ती है, ठीक है। सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है वो बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू गॉफमैन, किसके बारे में पूछा है यहाँ पे, गॉफमैन के बारे में। व्हेन पासर्स बाय ग्लेंस एट वन अनदर वीकली एंड देन लुक अवे अगेन, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जब हम कहीं जाते हैं जैसे कि अनजान या मार्केट में, या हम जा रहे हैं मेट्रो में, तो हम ऐसे अनजान व्यक्ति को देख के हम नजरें हटा लेते हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट तो करते हैं पर नजरें हटा लेते हैं। तो उसे गॉफमैन ने क्या कहा है, गॉफमैन ने क्या कहा है, डिसएंगेजमेंट कहा है, इंटरेक्शन, सिविल इनअटेंशन, ऑप्शन डी सिंबॉलिक इंटरेक्शन। बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे गॉफमैन के अकॉर्डिंग टू गॉफमैन पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिविल इनअटेंशन। ओके, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कि हम जो पर्सन होता है ना, जब हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, तो हम उसकी प्रेजेंस को हम एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। हम जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो हम एक नज़र देख के दूसरों की प्रेजेंस को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तुरंत हम नजरें हटा लेते हैं ताकि उसकी प्राइवेसी को हम मेंटेन कर सके और उसमें कोई हम इंटरफेयर ना करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सिविल इन अटेंशन का कॉन्सेप्ट एरविंग गॉफमैन ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज रिगार्डेड एज द लीडिंग एज द लीडिंग स्कॉलर ऑफ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक फ्रेंड्स, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के लीडिंग स्कॉलर इनमें से कौन है, क्लिफोर्ड गिट्स, अल्फ्रेड शुच, जीएच मीड, कार्ल मैनहेम। बताइए फ्रेंड्स, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में हम जो लीडिंग स्कॉलर इनमें से किसे कहेंगे। ओके, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, ठीक है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लिफोर्ड गेट्स, ठीक है। क्लिफोर्ड गेट्स ने ना जो हमारा कल्चर है, कल्चर को क्या कहा था क्लिफोर्ड गेट्स ने, कल्चर को कहा था वेब ऑफ सिंबल्स, ठीक है। कल्चर को किसने वेब ऑफ सिंबल्स कहा था फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या लगाएंगे, वेब ऑफ सिंबल्स किसने कहा था, क्लिफोर्ड गेट्स ने कहा था। तो वो क्लिफोर्ड गेट्स जो है कल्चर को वेब ऑफ सिंबल के रूप में देखते थे, ठीक है। क्लिफोर्ड गिट्स का ये मानना था कि जो मानव शास्त्र, जो एंथ्रोपोलॉजी है, उसका मेन फंक्शन क्या है, एंथ्रोपोलॉजी का मेन फंक्शन है कि सिंबल्स के थ्रू हमको जो लोग है, पब्लिक है, उनके द्वारा निकाले गए मीनिंग की व्याख्या करना है, उनको समझना है, ठीक है। सिंबल्स के थ्रू जो लोग हैं वो क्या मीनिंग निकाल रहे हैं हमको उसे समझना है। ऐसा कौन कहते हैं, क्लिफोर्ड गेट्स कहते हैं। ये मीनिंग एंड सिंबल्स की बात करते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेटिव थ्योरी ऑफ कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, मीट डेलिनेट्स थ्री स्टेज। यहाँ पे कौन से थिंकर की बात हो रही है, जीएच मीट की बात हो रही है। इन्होंने कितने स्टेज दिए थे, थ्री स्टेजेस इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अराइजेस, ठीक है। सेल्फ का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। सो फर्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स इमिटेटिव स्टेज, सेकेंड स्टेज है फ्रेंड्स प्ले स्टेज, एंड थर्ड स्टेज यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जीएच मीट ने थ्री स्टेज दिए है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या है,
इमिटेटिव, प्ले एंड देन थर्ड स्टेज है, बताइए। ऑप्शन ए स्किल स्टेज, ऑप्शन बी एडल्ट स्टेज, ऑप्शन सी गेम स्टेज और ऑप्शन डी इन्फेंट स्टेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गेम स्टेज, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? गेम स्टेज, ठीक है। यहाँ पे गेम स्टेज बताया है जिसमें हम जनरलाइज अदर करते हैं। प्ले स्टेज बताया है जिसमें हम दूसरों की रोल प्ले करते हैं दूसरों का, ठीक है। और अनुकरण मतलब इमिटेशन, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइमरी फिलोसॉफिकल बेसिस इन नल हाइपोथेसिस इन सोशल साइंस रिसर्च इज व्हाट। मतलब कि जो नल हाइपोथेसिस है ना, नल हाइपोथेसिस, उसमें प्राइमरी बेस फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस का बेस क्या है। इसका बेस है फ्रेंड्स ए, ऑप्शन ए है हमारे पास टेक्निकलिटी, ऑप्शन बी है स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी है फाल्सिफिकेशन, ऑप्शन डी है डिस्टिंक्टिवनेस। बताइए फ्रेंड्स, नल हाइपोथेसिस का इनमें से किसके साथ जो है रिलेशन है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाल्सिबिलिटी, ठीक है, ओके, ओके। इसका आंसर हो जाएगा फाल्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये किसने दिया है फ्रेंड्स, फाल्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो कि दिया है कार्ल पॉपर ने, ठीक है। फाल्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कार्ल पॉपर ने, ठीक है। ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे, ओके। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कार्ल पॉपर के अनुसार एक शून्य परिकल्पना होती है जिसे हम एचओ कहते हैं और एक होता है लक्ष्य, ठीक है, ओके। मतलब ये नल हाइपोथेसिस है फ्रेंड्स। सो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहता नल नल हाइपोथेसिस में, जो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया ना नल हाइपोथेसिस के बारे में। सो नल हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और जो रिसर्चर है उसका एम क्या होता है फ्रेंड्स, उसका एम होता है कि जो अ, इस धारणा को साक्ष्यों के आधार पर गलत साबित करना होता है, मतलब रिजेक्ट करना होता है। जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं ना उसको हमें, मतलब जो भी हम थ्योरी बनाते हैं उसको हमें फैक्ट्स के अनुसार पे हमें उसे रिजेक्ट करना होता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच गए फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, ठीक है, कीवर्ड यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है फ्रेंड्स जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में। सो आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना वो आपके कीवर्ड से बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको हर एक थिंकर का जो कीवर्ड पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम है, ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी आज का समाज है, जो आधुनिक समाज है, उसमें टाइम का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइमलेसनेस, ठीक है। टाइमलेसनेस के फॉर्म में टाइम ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये इस पे एम्फसाइज किस स्कॉलर ने किया है फ्रेंड्स, वाज एम्फसाइज्ड बाय व्हिच स्कॉलर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम इन मॉडर्न सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ टाइमलेसनेस वाज एम्फसाइज्ड बाय व्हिच स्कॉलर। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए है मार्शल मैक्लुहान, ऑप्शन बी डेविड हार्वे, ऑप्शन सी मैनुअल कैसल, ऑप्शन डी एंथोनी गिडन्स। बताइए टाइमलेसनेस के बारे में कौन से थिंकर यहाँ पे थ्योरी देते हैं, ओके, नेटवर्क सोसाइटी के बारे में अपनी थ्योरीज में बताते हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैनुअल कैस्टल, ठीक है। मैनुअल कैस्टल ने टाइमलेसनेस के बारे में बताया है फ्रेंड्स। तो टाइमलेसनेस क्या होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेटवर्क सोसाइटी के बारे में अवधारणा दी है, नेटवर्क सोसाइटी के बारे में बताया है, ठीक है। लीनियर टाइम, पारंपरिक समय क्या होता है, जब हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, एंशियंट सोसाइटी की बात करते हैं, सो तब क्या होता था, सारी चीजें टाइम टू टाइम होती थी, ठीक है। उसका एक लीनियर वे होता था, ठीक है, उसके परफॉर्म करने का एक लीनियर टाइम होता था, ठीक है, वो एक जैसे क्रम में आगे बढ़ती थी। बट जो हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी आ गई है, यहाँ पे क्या होता है एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, इंस्टेंटली हो सकती है, ठीक है। सो इसमें इससे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, टाइमलेसनेस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है।
ड्यू टू डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से द लीनियर सीक्वेंस ऑफ टाइम हैज ब्रोकन। जो टाइम का लीनियर सीक्वेंस था ना वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, ब्रॉक हो चुका है। नाउ एवरीथिंग सीम्स टू हैपन इंस्टेंटली। अब हमें क्या दिखता है कि सारी चीजें एकदम से हो रही है और एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे बहुत सी चीजें हो रही है। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स? यहाँ पे ये मैनुअल कैस्टल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन मैनिफेस्ट फंक्शंस आर। मतलब हमें किसके बारे में पूछा है कि मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, किसने दिया है कॉन्सेप्ट? आर के मर्टन ने दिया है। आर के मर्टन ने 2 टाइप के फंक्शंस बताए फ्रेंड्स। ठीक है, 3 मैनिफेस्ट फंक्शंस, लेटेंट एंड, ये मेनली 2 फंक्शंस है, और एक होता है डिस फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं? पार्शली इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज। ठीक है, ऑप्शन बी इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज, ऑप्शन सी नॉट इंटेंडेड एंड नॉट रिकॉग्नाइज। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी भी है जो यहाँ पे नहीं है इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स जो मैनिफेस्ट फंक्शन होता है ना वो इंटेंडेड होते हैं और रिकॉग्नाइज होते हैं, मतलब प्रायोजित होते हैं और मान्य होते हैं। मतलब हमें जो करना है वही उसका रिजल्ट जो हमें दिखता है इंटेंडेड होते हैं, और ये सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे प्रकट कार्य को हम मैनिफेस्ट फंक्शन बोलेंगे। एक ऐसा रिजल्ट जो स्पष्ट होता है, ठीक है, इंटेंडेड होता है, और जिससे जो सोसाइटी है वो रिकॉग्नाइज करती है, ये मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया। और यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये मैनिफेस्ट फंक्शन है। ठीक है, ये जो है, और जो अंदर छुपा हुआ है ना ये क्या है? लेटेंट फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेटेंट फंक्शन जो होता है छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हिडन होता है। उसके बाद जिन्हें ना तो चाहा जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम वही रिजल्ट के लिए वही फंक्शन कार्य कर रहे हैं, वही रिजल्ट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ना तुरंत पहचाना जाता है। ठीक है, तुरंत हम पहचान भी नहीं सकते, वो हिडन होता है लेटेंट फंक्शन। ठीक है, इसने दिया है कॉन्सेप्ट मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन का, आर के मर्टन ने दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मेलिनोव्स्कीज फंक्शनलिज्म इज ऑफन टर्म्ड अस। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो मेलिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म है, जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की को पढ़ा है तो मेलिनोव्स्की का जो पर्सपेक्टिव है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, वो प्योर फंक्शनलिस्ट है। ठीक है, प्योर फंक्शनलिस्ट है। सो यहाँ पे इसका फंक्शनलिज्म हमें कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म में रखेंगे, कलेक्टिव फंक्शनलिज्म में रखेंगे, फंडामेंटल फंक्शनलिज्म में, साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म में। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म में हम रखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल को जब मेलिनोव्स्की स्टडी करते हैं ना, सो वो इंडिविजुअल पे ज्यादा अपना फोकस करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मेलिनोव्स्की जो सोशल इंस्टीट्यूशन आप देखते हैं समाज में, जो संस्थाएं देखते हैं, मैरिज, ठीक है, मैरिज की जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है। ठीक है, फैमिली, और ठीक है, ये जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो मेलिनोव्स्की कहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना वो इंडिविजुअल की नीड को पूरा करने के लिए ही बने हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की नीड को पूरा करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। ठीक है, नीड को पूरा करने के लिए। ओके, सो इंडिविजुअल की कैसी नीड्स हो सकती है फ्रेंड्स? अकॉर्डिंग टू मेलिनोव्स्की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेडक्लिफ ब्राउन डिड नॉट डिस्टिंग्विश सोशल स्ट्रक्चर एंड। यहाँ पे हमको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर और किसके बीच में कोई भी अंतर नहीं बताया है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम, ऑप्शन बी सोशल कॉग्निशन, ऑप्शन सी सोशल रिलेशन, एंड ऑप्शन डी सोशल कॉन्फ्लिक्ट। बताइए फ्रेंड्स, सोशल स्ट्रक्चर और यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके बीच में रेडक्लिफ ब्राउन ने कोई भी जो है डिफरेंस नहीं बताया है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोशल रिलेशन। ठीक है, सोशल रिलेशन इज इक्वल टू सोशल स्ट्रक्चर।
ठीक है, सोशल रिलेशन। सो फ्रेंड्स, जो रेक्टली ब्राउन है ना, उनका ऐसा मानना है कि जो सोशल रिलेशंस होते हैं उसी से सोशल स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस उन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल रिलेशन, इस ये कीवर्ड है फ्रेंड्स, रेक्टली ब्राउन का कीवर्ड है रिलेशंस। ठीक है, उन्होंने सोसाइटी को अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशन बताया है फ्रेंड्स। सोसाइटी की जो उन्होंने डेफिनेशन दी है ना, उसमें दिया है कि अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशन। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशन, इसने बोला है सोसाइटी इज अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशन, रेक्टली ब्राउन ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, येलो रिवॉल्यूशन आप बताइए किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड होगा क्या? नो, ये तो मिल्क तो व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। टाइगर कंजर्वेशन? नो। तेलंगाना ऑयल सीड, बताइए किससे रिलेटेड है यहाँ पे? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा ऑयल सीड्स। ओके, ये जो येलो रिवॉल्यूशन है ना, ऑप्शन ए ऑयल सीड से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, जो हमारा इंडिया है उसको जो एडिबल ऑयल्स है उसके प्रोडक्शन के लिए हमें आत्मनिर्भर बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए येलो रिवॉल्यूशन आया था। इसमें मस्टर्ड्स और तिल और सनफ्लावर जैसे जो ऑयल सीड्स है, हमें उसका प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ावा देना है या दिया गया है इस प्रोजेक्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसस टाउन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है कि नीचे दिए गए मतलब कौन से ऑप्शंस में सेंसस टाउन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, आपको अगर सेंसस टाउन पता होगा फ्रेंड्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, a minimum population of 5,000, मिनिमम 5,000 पॉपुलेशन रहना चाहिए। एटलीस्ट 75% of male working population engaged in non-agricultural occupations, मतलब 75% कम से कम जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है ना, उससे नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में एंगेज होना है। ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन एंड कैंटोनमेंट बोर्ड। ऑप्शन डी, a density of population at least 400 persons per square kilometer। बताइए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, हमसे पूछा है कि कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, नॉट नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट मतलब जो सेंसस टाउन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है ऑप्शन सी। बाकी के जो ऑप्शन ए, बी और डी है ना फ्रेंड्स, ये सेंसस टाउन की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन, मतलब जो सेंसस टाउन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, तो सेंसस टाउन क्या होता है फ्रेंड्स? सेंसस टाउन में हमारे मिनिमम पॉपुलेशन होती है 5,000। ठीक है, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन होती है जो कि नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में एंगेज रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, which one of the following is least urbanized state in India। हमसे क्या पूछा है? least urbanized state पूछा गया है इंडिया में। कम शहरीकृत राज्य क्या होगा फ्रेंड्स? कम शहरीकृत राज्य बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, जो कि लीस्ट अर्बनाइज्ड है। ठीक है, ओके। सो जो हम 2011 की सेंसस की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है ना, वो इंडिया का सबसे कम अर्बनाइज्ड स्टेट है। यहाँ पर 90% जो पॉपुलेशन है ना फ्रेंड्स, वो रूरल एरियाज में रहती है। ठीक है, 90% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है फ्रेंड्स, अर्बन एरिया में कम पॉपुलेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, during which decade increase in total urban population was more than total increase in रूरल पॉपुलेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से डिकेड में जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वो ज्यादा इंक्रीज हुई है टोटल
रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, मतलब टोटल अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुई है टोटल रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 1971 टू 1981, 1981 टू 1991, 1991 टू 2001 और 2001 टू 2011। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे है 2001 से 2011, 2001 टू 2011। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो अर्बन ग्रोथ है ना वो आगे चली गई और जो रूरल ग्रोथ है वो पीछे चली गई। कौन से डिकेड्स में, 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has given a graphic account of the miserable situation of unmarried individuals in the most primitive societies? मतलब कि कौन से ऐसे हमारे यहाँ पे थिंकर है, हमारे जो सोशोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ग्राफिक अकाउंट दिया है, ठीक है, इस पे मिजरेबल सिचुएशन ऑफ अनमेरिड इंडिविजुअल की जो मिजरेबल सिचुएशन है ना मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स में, उसके बारे में कौन यहाँ पे ग्राफिक अकाउंट देता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है सीवी लेविस्टॉस, रॉस लेविस्टॉस, जीपी मर्डॉक, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस एंड ऑप्शन डी आर.एच. लुई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेविस्टॉस। ठीक है, लेविस्टॉस ने यहाँ पे ग्राफिक अकाउंट दिया है। ठीक है, ग्राफिक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who said social structure as a complex of the principal groups and institution which constitute society? ये डेफिनेशन पूछी है फ्रेंड्स सोशल स्ट्रक्चर की, किसने दी है? सोशल स्ट्रक्चर एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप्स, मतलब कुछ प्रिंसिपल ग्रुप्स होते हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स रूप है। प्रिंसिपल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन का कॉम्प्लेक्स रूप है सोशल स्ट्रक्चर। ऐसा किसने कहा है? प्रिंसिपल ग्रुप्स, ओके, प्रिंसिपल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स है सोशल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है एमआई डर्कहाइम, रेडक्लिफ ब्राउन, रेमंड फॉर्थ और यहाँ पे है गिन्सबर्ग। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो प्रिंसिपल ग्रुप्स जो होते हैं और इंस्टीट्यूशन होता है उसका कॉम्प्लेक्स रूप है। ठीक है, जैसे जो हमारा ग्रुप है और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किस थिंकर का कॉन्सेप्ट है? मॉरिस गिन्सबर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। द स्टडी ऑफ पीपल यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फेस टू फेस इंटरव्यू इज कॉल्ड। लोगों की हम जब स्टडी करते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से और फेस टू फेस इंटरव्यू से, सो हम क्या कहेंगे इसे? फिनोमेनोलॉजी, सोशल मैपिंग, एथनोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी। बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है एथनोग्राफी। ठीक है, एथनोग्राफी क्या होती है फ्रेंड्स? जब हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। ठीक है, एथनोग्राफी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं और फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं जब आपको आपको लोगों का अध्ययन करना है, स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इज, यहाँ पे कौन सा थिंकर है? यहाँ पर डर्कहाइम। इनके अनुसार जो इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है, इनडायरेक्ट क्या है? लेबोरेटरी मेथड, कंपैरेटिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और पार्शियल मेथड। इनडायरेक्ट मेथड किससे रिलेटेड होती है फ्रेंड्स? इसमें से क्या इनडायरेक्ट मेथड? तो कौन सी ऐसी मेथड है जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड कह सकते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक पद्धति का। हम देखते हैं कि जब हम डर्कहाइम की मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कंपैरेटिव मेथड का यूज करते हैं डर्कहाइम। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड तो सोशियोलॉजी में हो ही नहीं सकती। ठीक है,
लेबोरेटरी में आप किसी सोसाइटी को स्टडी कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है, जो दरखाइम के अनुसार इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इज कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु यूज्ड द हिस्टोरिकल अप्रोच इन हिज सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा थिंकर है जिन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज किया है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करने में? ओके, ऑप्शन ए है ए आर रटक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी है एमाइल रखाइम एंड ऑप्शन डी है एम गिन्सबर्ग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है सी राइट मिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आंसर हो गया हमारा? सी राइट मिल्स इज द राइट आंसर। तो हिस्टोरिकल अप्रोच का इन्होंने यूज किया है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में। ठीक है, सी राइट मिल्स। ओके, इन्होंने क्या किया है, बायोग्राफी और जो हिस्ट्री है ना, इनके इंटर रिलेशन को अंडरस्टैंड करने में सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस किया है, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री के इंटर रिलेशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी आ गया है। ओके, तो मैनेज करते हैं यहाँ पे, हु यूज्ड रिफ्लेक्सिव क्रिटिक इन हिज एंगेजमेंट विद कांतियन फिलोसॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चंस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि किसने रिफ्लेक्सिव क्रिटिक इन हिज एंगेजमेंट विद कांतियन फिलोसॉफी, रिफ्लेक्सिव क्रिटिक का यूज किसने किया है? ठीक है, कांतियन दर्शन के साथ अपने संवाद में परावैचारिक आलोचना का उपयोग किया है, रिफ्लेक्सिव क्रिटिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हीगल। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने किए 1 से लेके 20 एमसीक्यू। ठीक है, ये सारे जो है ना फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और भी आपको मिसलेनियस टाइप जो मिक्स क्वेश्चन है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, जो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे फॉर ऑल एग्जाम्स रिलेटेड टू सोशोलॉजी। ठीक है, सोशोलॉजी से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आप फ्रेंड्स, आप अगर कर रहे हैं, अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सो और वीडियोस और लेक्चर्स हम आपके लिए इस चैनल पे लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।